ओके, सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखो, आज हमने ये डिस्कस करना है कि रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर के अंदर, रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर के अंदर हमारा एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन था। बच्चों ने भी काफी रिक्वेस्ट की थी कि इस क्वेश्चन को सर आप सोल्व कीजिए। तो क्वेश्चन आप ही के मॉडल में क्वेश्चन नंबर 28 और सेम ऐसे क्वेश्चन आपका 78 क्वेश्चन भी है, आप देख लीजिएगा अपने मॉडल के अंदर। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने कि फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल गेन्ड इज, कि एक पाल्मिटिक एसिड के वन मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बनते हैं। तो क्वेश्चन काफी हटके है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। सबने पढ़ा है कि मेटाबॉलिक सिंक जो होता है आपके शुगर से, तो खैर एटीपी बनता ही बनता है। प्रोटीन और फैट भी क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पाल्मिटिक एसिड जो है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। पाल्मिटिक एसिड आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है आपका, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जो आपका सबसे पहले में ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक बिलोंग करता है बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन से। तो जब भी फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, तो बीटा ऑक्सीडेशन जब पाल्मिटिक एसिड की होती है, पाल्मिटिक एसिड में हमारे पास कार्बन होते हैं 16 कार्बन, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है ये। तो जब इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, पाल्मिटोइल कोएंजाइम ए प्लस 7 कोएंजाइम ए, 7 FAD, 7 NAD एंड 7 H2O। ठीक है, तो ये आपका जो पाल्मिटिक एसिड है, तो इसका जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो पहला स्टेप तो ये होता है। अब इसमें जब ये बीटा ऑक्सीडेशन करता है फर्दर, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल, ठीक है, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जो होते हैं प्लस 7 FADH2, 7 FADH2 मॉलिक्यूल प्लस 7 NADH प्लस 7 वाटर, ये मॉलिक्यूल बनते हैं आपके। ठीक है, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल बनते हैं जब बीटा ऑक्सीडेशन होती है। बीटा ऑक्सीडेशन होने से पहले पाल्मिटिक एसिड कन्वर्ट होता है पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए के अंदर। फिर उसके बाद इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है, तब जाकर 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए और 7 FADH2, 7 NADH बनते हैं। हम सबको ये पता है कि क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल आपको पता है कि 2 बार रिपीट होता है, हम सब ने ये अच्छे से पढ़ा था। और आई होप जो भी बच्चा इसको यूट्यूब पे देखेगा इस वीडियो को, तो उसको भी ये पता होगा कि क्रेब्स साइकिल 2 बार रिपीट होता है। तो जब क्रेब्स साइकिल 1 बार रिपीट होता है तो 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए इन्वॉल्व होता है उसमें, तो 3 NADH बनते हैं उससे, और 1 FADH2 बनता है और 1 ATP बनता है। और 2 बार जब रिपीट हो गए तो 2 बार रिपीट होने से 6 NADH बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं और 2 ATP बनते हैं। तो 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब प्रोड्यूस होता है तो उससे 3 NADH और 1 FADH2 और 1 ATP बनता है क्रेब्स साइकिल के दौरान। ठीक है, एक तो ये बात हो गई क्लियर। 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज हो रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं जब 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होंगे तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जब 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए इस्तेमाल होंगे क्रेब्स साइकिल में तो आपने सबको 8 से गुणा करना है। देखो तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो तो 24, 1 NADH की एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो टोटल NADH कितने बनेंगे, 24 NADH बनेंगे, और आपके 8 आपके FADH बनेंगे, 8 आपके ATP बनेंगे। ठीक है, क्लियर बात, एक तो ये बात हो गई क्लियर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक NADH की जो एनर्जी है वो 3 ATP के बराबर होती है, और एक FADH2 की एनर्जी अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो एक NADH है उसकी एनर्जी 3 ATP के बराबर है, और एक FADH2 की जो एनर्जी है वो 2 ATP के बराबर है। क्लियर है बात, ठीक है। प्लस अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जब बीटा ऑक्सीडेशन हुई तो 7 FADH2 यहाँ भी बन रहा है, 7 NADH यहाँ भी बन रहा है। ये भी हमें, इनको भी हमें ATP में कन्वर्ट करना होगा।
ये मत भूलिए कि क्रेज साइकिल में जो भी या पीछे ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन में जो भी NADH और FADH2 बनते हैं वो सब जाकर कहाँ यूज होते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टेप में यूज होते हैं। सो 7 FADH2 और 7 NADH जो है, 7 FADH2 जो यहां पर आपको दिख रहे हैं ये वाले, इनको हमें 2 ATP से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दैट इज इक्वल टू 14 ATP। और ये जो 7 NADH है इनको हमें 3 ATP से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 3 ATP कितना हो गया, 21 ATP। तो 21 और 14 कितना हो गया, 35 ATP ये हो गया। 35 ATP यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये 35 तो यहाँ पे बन चुके हैं। अब ये जो 24 NADH हैं और 8 FADH2 जो है और 8 ATP यहाँ भी देखो पहले से बन चुका है। जब 8 एसिटाइल कोएंजाइम A यूज होंगे तो 24 NADH बनते हैं और 8 FADH2 बनते हैं, तो इनको भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 ATP से। तो कितना हो गया, 4 3 12 3 2 6 72 ATP और ये हमारा होगा 16 ATP और 8 ATP तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। सो अब इनको प्लस करने का वक्त आ चुका है सबको। 72 ATP प्लस ये हमारा 16 है, 16 ATP प्लस 8 ATP प्लस 35 ATP, 6 to 8 8 8 16 16 और 5 21 एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा, 7 to 9 9 10 10 और 3 13, तो मतलब 131 ATP यहाँ पे आ गए, बन चुके हैं। तो अब देखो इसमें कंफ्यूज करने का आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 131 ATP भी है आंसर देखिए। बट माय डियर आपको एक चीज यहाँ पे समझनी होगी, जब शुरू में अपने पहला स्टेप पढ़ा था ना, जब पाल्मिटिक एसिड को पहले कन्वर्ट किस में किया जा रहा है, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A में, इस स्टेप में 2 ATP खर्च भी होते हैं। तो आपने यहाँ लिखना है 2 ATP also used in conversion of palmitic acid into palmitoyl coenzyme A, palmitoyl coenzyme A। तो 2 ATP में खर्च हो जाएंगे, तो 131 ATP में से आपको 2 माइनस भी करने पड़ेंगे क्योंकि 2 ATP यहाँ खर्च भी हो रहे थे पहले स्टेप में, मतलब 2 यहाँ पे ATP यूज हो रहे हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 ATP खर्च हो रहे हैं, माइनस लिख सकते हैं आप। तो माइनस करके आंसर क्या है, 129 ATP। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, मैं कहूंगा इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 129 ATP इसका आंसर आएगा। ग्रेट क्वेश्चन। सो बीटा ऑक्सीडेशन टॉपिक का नाम है, बीटा ऑक्सीडेशन से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। क्योंकि जब आप मेटाबॉलिक सिंक यहाँ पढ़ते हैं, देखिए जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A में, तो इस स्टेप को बीटा ऑक्सीडेशन तो कहते हैं, ठीक है। और बीटा ऑक्सीडेशन सैचुरेटेड की भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड की भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन है, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट हो वो इसको देख सकता है। थैंक यू वेरी मच।